चलिए दोस्तों, आज जो है स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का संग्रह है, इंडियन हिस्टोरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक ना। इसी पर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए और कॉपी कलम ले लीजिए, उसमें नोट भी कर सकते हैं। तो भारतीय जो है ना इतिहास का संग्रह में देखिए, आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कि आपको जो है ये चीज़ याद रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन है, ठीक ना। यानी कि कांस्य युगीन है, यानी कि आप याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोहा का खोज नहीं हुआ था, कांसा का खोज हो गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के उद्देश्य से भी देखा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है, तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है और ये अभी जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक ना। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान में है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में किया था, ठीक ना। कब किया था? 1921 में। आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो महत्वपूर्ण स्थल पर हम चर्चा करेंगे उसमें पहला देखिए, आपको हम बताए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट के किनारे है और पाकिस्तान में है। इसका जो खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही लेकर के आए हैं। वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे इतिहास के वीडियो मिलेंगे, ठीक ना। इसीलिए जो ज़रूरी है, जो फैक्ट है वही लेकर के हम आए, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो देखिए, ये जो है इसको जो है, ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है, ठीक ना। और ये मोहनजोदड़ो को जो है ना मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी, 1922 में किया था और ये भी आपका है पाकिस्तान में। तो अभी आप जो पहले पढ़े हड़प्पा सभ्यता, ये भी आपका पाकिस्तान में है और इसका खोज किया कि दयाराम साहनी ने किया 1921 में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक ना। और इसका खोज किया राखल दास बनर्जी 1922 में और ये भी पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद हम लोग जानेंगे लोथल के बारे में। यहाँ पर देखिए लोथल, ये जो है भोगवा नदी पर है। जो लोथल जगह है ये भोगवा नदी पर है और इसका खोज किया था S.R. राव ने, ठीक ना। किसने खोज किया था? S.R. राव ने किया था। S.R. राव ने किया था किसका? लोथल का। और ये जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर देखिए लोथल जो है गुजरात में है आपका। लोथल आपका गुजरात में है और ये क्या है? यह एक डॉकयार्ड है, ठीक ना। लोथल क्या है? यह एक डॉकयार्ड है। उसके बाद है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपका ये घग्गर नदी पर है। कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। और ये आपका घग्गर नदी पर है। और इसमें देखिए, ये जो है इसका खोज किया कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया 1951 से 52 के बीच में किया। और ये देखिए घग्गर नदी पर है, ठीक ना, कालीबंगा। और ये जो जगह पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ पर देखिए जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, ठीक है ना। और चूड़ी का भी प्रमाण मिला है यहाँ से, ठीक ना। याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है और घग्गर नदी पर है, ठीक है ना, घग्गर नदी पर। चलिए उसके बाद है रोपर। रोपर जो है दोस्तों सतलुज नदी पर है। रोपर जो है सतलुज नदी पर है, पंजाब जिसको कहते हैं, ये जो है पंजाब में पड़ता है रोपर। और उसके बाद है कोट दीजी, जो है सिंधु नदी पर पाकिस्तान में है, ठीक है ना। चंद्रदोरो जो है सिंधु नदी पर है, ये भी पाकिस्तान में, ठीक है ना। रंगपुर ये जो है मादर नदी पर है।
और चावल रंगपुर से जो है आपका चावल के प्रमाण मिला है, यहाँ पर देखिए रंगपुर से जो है आपका चावल का प्रमाण बना है। और चंद्रहुरो से देखिए मन के बनाने का प्रमाण है, मन के बनाने का है। और रंगपुर जो है आपको गुजरात में है, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। और चंद्रहुरो जो है पाकिस्तान में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पर है, जो कि यूपी में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, यूपी में। और ये जो आलमगीरपुर है, हम आपको बता देते हैं, हड़प्पा सभ्यता का इसको पूर्वी स्थान माना जाता है, ठीक है ना। और पश्चिमी स्थान में दैमाबाद है, जो कि दशतम कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का ये दशतम है, और ये जो है आलमगीरपुर ये पूर्वी स्थान है, और ये दक्षिणी स्थान है दैमाबाद, ठीक ना, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। सुतकोडा ये जो है आपका दासक नदी पर, जो कि पाकिस्तान में है। बनावली रंगोई नदी पर है, ठीक है ना। बनावली कहाँ है, रंगोई नदी पर है, जो कि हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में। धौलावीरा मनहर नदी पर है, जो कि गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, जिसके प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनघिम्बम बने थे। जो इनके थे प्रथम निदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनघिम्बम। और भारतीय पुरातत्व जो है ना सर्वेक्षण विभाग की जो है ना स्थापना 1861 में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में। याद रखिएगा कब हुआ था, 1861 में हुआ था, 1861 में, ठीक है, 1861 में हुआ था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, ठीक ना। ये जो मोहनजोदड़ो था उसकी जो है सबसे बड़ी जो इमारत था विशाल अन्नागार था, ठीक है ना। विशाल अन्नागार जो है इसका सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकृति था जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बनाई गई थी, उसका साक्ष्य मिला है। अगला है आपका देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में सुरतगोई नामक स्थल से जो है ना नहर के अवशेष मिले हैं। जो अफगानिस्तान है वहाँ से जो है सुरतगोई नामक एक स्थान था, वहाँ से नहर के प्रमाण मिला कि नहर की सिंचाई की जो व्यवस्था थी उस समय वहाँ से मिला, ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से जो है ना भूकंप तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा के स्थल से भूकंप और जूते हुए खेत, यानी कि पहले बार सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण मिला कि खेत को जो है ना बैल के द्वारा जोता गया था, ठीक ना, वहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो है अद्भुत नगर नियोजन था, यानी कि वो जल निकासी की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और नगर का जो सुदृढ़ व्यवस्था था, बहुत अच्छा व्यवस्था था नगर का। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता अगर कहा जाए। मान लीजिए उस समय में जबकि उतना डेवलपिंग नहीं था, उस समय जो है उसका विधि व्यवस्था बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हम लोग जानते हैं कि वेद 4 है, और उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा अगर प्राचीनतम वेद की बात करेंगे तो वो आपका ऋग्वेद है। वो कौन सा है, आपका ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। आप लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर हम अथर्ववेद को छोड़ देंगे तो वो तीनों को जो है ना वेदत्री भी कहा जाता है, वेदत्री भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम के, यानी कि जो पहले नदी का नाम था और आधुनिक नाम क्या है उसका। देखिए यहाँ लिख दिए हैं प्राचीन और आधुनिक नाम। वितिस्ता आधुनिक नाम, उसी को झेलम कहा जाता है, वितिस्ता को ही अभी कहा जाता है झेलम। अस्किनी इसका आधुनिक नाम है चिनाब, इसको आधुनिक में बोलते हैं, इसको चिनाब बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है चिनाब। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। विपाशा को ब्यास कहा जाता है। जब आप सफ़र कीजिएगा, जब आप पंजाब की तरफ बढ़ते हैं लुधियाना तरफ, तो वहाँ आपको ब्यास नदी मिलेगा। जब आप सफ़र कीजिएगा कभी तब आप देख सकते हैं। उसके बाद है परुसनी, इसको रावी कहते हैं। परुसनी को आधुनिक नाम रावी नदी है,
और सुताद्री का सतलज आपका जो है क्या कहते हैं भाखरा नंगल बांध। भाखरा नंगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर है, ठीक ना, और ये पंजाब में है, ठीक ना। आप जब वहाँ पे जाइएगा तो देख सकते हैं, ठीक ना, भाखरा नंगल बांध, ठीक ना, सतलुज नदी पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभा एवं सीमित का जो है ना अर्थवेद में प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है, यानी कि सभा को एवं समिति को अर्थवेद में जो अथर्ववेद है उसमें उसको जो है ना प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक ना। ऋग्वेद का जो है 7वां मंडल जो है उसमें जो है ना 10 राज युद्ध का वर्णन, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का जो है ना वर्णन मिलता है उसमें, किसमें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए गायत्री मंत्र के तीसरे मंडल में, देखिए गायत्री मंत्र के तीसरे मंडल में ना ये जो है गायत्री मंत्र जो है सूर्य को, यानी कि हमारे सूर्य देवता को समर्पित किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदेत्री कहा जाता है। हम आपको पहले भी बताए थे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदेत्री भी कहा जाता है। अथर्ववेद उसमें नहीं आते हैं, वेदेत्री में अथर्ववेद नहीं आते हैं, ठीक ना। और वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं, ठीक ना। कहता है ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि या पुरोहित होता है। पहले के ज़माने में, युग में दोस्तों, ऋग्वेद में जो मंत्र का उच्चारण करते थे उसको पुरोहित कहा जाता था, ठीक है, और उसको होत्री भी कहा जाता था। जो आते थे उच्चारण करने वाले उसको होत्री भी कहते थे। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पहली बार 4 वर्णों में जो विभाजित हुआ उसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, सबसे अंतिम में शूद्र आता है, वैश्य शूद्र, ठीक ना, वैसे बांटा गया है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित अर्धयु कहलाता था, ठीक ना। जो यजुर्वेद थे उसमें जो कर्म कांड पूजा वगैरह सब कराता था उसको अर्धयु कहा जाता था, ठीक है, अर्धयु। उसके बाद आपका है सोमदेव के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्धत्री कहलाता था। जो सोमदेव था उसका जो है ना उच्चारण, जो मंत्र का उच्चारण करता था उसको उद्धत्री कहा जाता था। सोमदेव को भारत की प्रथम संज्ञात्मक पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। इसे भारतीय संगीत का जनक, यानी कि हम लोगों का जो आज गाना गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, संगीत वगैरह सब कहाँ से आया है, सोमदेव, ठीक ना, यहीं से। सोमदेव को भारत की प्रथम संज्ञात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि सोमदेव के पुस्तक से ही हम लोग जो आज संगीत का जो है ना गाते हैं। और इसको संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक यहाँ पर देखिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लिया गया है, जो जरूरी फैक्ट्स है उसको लिया गया दोस्तों, ठीक है। अथर्ववेद में रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में शल्य चिकित्सा, जादू टोना आदि की जानकारी का उल्लेख किया गया है। यानी कि अथर्ववेद में बताया गया है रोग का उपाय और उसका शल्य क्रिया, यानी कि डॉक्टरी जांच, जादू टोना इत्यादि का वर्णन जो है ना आपका अथर्ववेद में मिलता है। जब आप अथर्ववेद यानी कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं अंधविश्वास की जो भी चीज़ें थी वो अथर्ववेद से, वहीं से शुरू होता है, ठीक ना, याद रखिएगा अथर्ववेद से। आज भी हमारे समाज में ये प्रचलित है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, वाक्यांश मुंडकोपनिषद से लिया गया। जो भारत का देखिएगा लिखा रहता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, आदर्श वाक्य। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेदांग इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिन्हें पहले तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, उसी का नाम है आदिनाथ, जिन्हें जो है पहले तीर्थकार के रूप में जाना जाता है।
किसमें जाना जाता है? पहले तीर्थकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पहले तीर्थकार के रूप में। उसके बाद है, आगे बढ़िए, कहता 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे, नोट कीजिएगा, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे समीप जो है ना रिजु पालिका नदी के तट पर वर्धमान को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसको हम लोग महावीर कहते हैं, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे देखिए, वर्धमान को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी को कहते हैं महावीर स्वामी। कब हुआ था? 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये आप जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या में, किस वृक्ष में? याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे हुआ था 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब जानेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, इसके बारे में जानेंगे, वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग अब जानेंगे। देखिए वैदिक साहित्य, यहाँ इसके बारे में जानेंगे। वेद ब्राह्मण, कहता है ऋग्वेद को ऐतरेय कहा जाता था, सामवेद को पंचविश कहा जाता था, शुक्ल यजुर्वेद को शतपथ कहा जाता था, कृष्ण यजुर्वेद को तैतरी और कौशिकी कहा जाता है, जैसे हम लोग अभी भी कहते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ठीक ना, याद रखिएगा। कृष्ण पक्ष हो जाता है आपका जो कहते हैं ना हम लोग 15 दिन अमावस्या इंजोरिया ये सब के अनुसार से। उसके बाद अथर्ववेद में जो है गोपथ का वर्णन है, गोपथ कहा जाता था, ठीक ना, ये था वेद का आधुनिक। उसके बाद महावीर स्वामी को 72 वर्ष की उम्र में राजगिरी के निकट पावापुरी में 468 ईसा पूर्व जो है ना निर्माण में मृत्यु प्राप्त हुआ। जो महावीर स्वामी था उसको 72 वर्ष की उम्र में जो है उसका मृत्यु हुआ, और उसके धर्म के अनुसार मृत्यु को निर्वाण कहा गया, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसका कहाँ है? पावापुरी में है। कब? 468 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ में? राजगिरी, जो कि बिहार में है, उसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। जैन साहित्य में प्राकृतिक अर्धगामी भाषा में लिखा गया तथा जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ठीक ना। जैन जो साहित्य था वो जो है ना प्राकृतिक भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। और यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक ना, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसको हाईलाइट कर दिए हैं, और आप एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को जोड़कर, यानी कि जो महावीर स्वामी थे वो ब्रह्मचर्य को क्या करते थे? जोड़कर पंच महावत धर्म को प्रतिपादन किया था, ठीक ना। ये जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जो जैन ग्रंथ था कल्पसूत्र, उसकी रचना भद्रबाहु ने किया। किसने किया? भद्रबाहु ने, याद रखिएगा। कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किया, जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो वैशाख का पूर्णिमा था उसी पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 35 वर्ष की उम्र में जो है ना सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस समय के वो बुद्ध कहलाए। उसी समय से उसको बुद्ध कहा गया। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। एक जगह था लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, याद रखिएगा, पहला उपदेश जो है ना सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, यानी कि अपना विचार प्रकट किया सबसे पहले सारनाथ में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जहाँ पर पहला बार उन्होंने उपदेश दिया, बताया, लोगों को समझाया, अपने मतलब सही मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिया, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहाँ दिया? वाराणसी के समीप सारनाथ में, ठीक है ना, याद रखिएगा, वाराणसी के समीप सारनाथ में। चलिए उसके बाद है गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया। और इसमें बौद्ध धर्म को महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण।
और ये कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक ना, याद रखिएगा। और इसमें बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक ना, कब हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धि, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है ना, बुद्ध, धर्म और संघ। उसके बाद है बौद्ध धर्म का ज्ञान त्रिपिटक से। जो बौद्ध धर्म था ज्ञान हमें त्रिपिटक से होता है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया। जो बौद्ध धर्म है उसका ज्ञान जो है ना त्रिपिटक से होता है। देखिए, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध संगति। ठीक ना, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे बौद्ध संगति। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये समय इसका 483 ईसा पूर्व था। स्थान है राजगृह, बिहार। इसी को गिरि ब्रज कहा जाता है। ठीक ना, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ हुआ था? राजगृह, बिहार में। और शासन काल अजातशत्रु का, जो मगध के हर्यक वंश का शासक था। ठीक है ना। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। अध्यक्ष था महाकश्यप। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह, बिहार। शासन काल अजातशत्रु। ठीक ना, अध्यक्ष महाकश्यप था। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे द्वितीय बौद्ध संगति की तरफ। ये जो है 100 साल के बाद, यानी कि कह सकते हैं 383 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ? वैशाली, बिहार। यह बिहार में पड़ता है। शासन काल कालाशोक, यानी कि शिशुनाग वंश का शासक था। अध्यक्ष सभा करीम था। ठीक ना, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। शासन काल कालाशोक, अध्यक्ष सभा करीम, 383 ईसा पूर्व। उसके बाद है तीसरा बौद्ध संगति जो है आपका। तीसरा बौद्ध संगति में देखिए समय जो है 251 ईसा पूर्व। स्थान ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा सकते हैं आप। ठीक ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप भी लगा सकते हैं, ये पूछा जाता है। ये जो है पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है ना। और याद रखिएगा शासन काल कौन था? अशोक मौर्य शासक था। और याद रखिएगा पाटलिपुत्र को बसाने वाला कौन था? उदयन। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन था? उदयन था। और आगरा को किसने बसाया था? यहाँ पर दे दिए हैं। आगरा को सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी, 1506 में। ठीक है ना, याद रखिएगा सिकंदर लोदी, 1506 आगरा को। ठीक है। और अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्र सम था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद हम लोग चलेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति। समय प्रथम शताब्दी था, 180 लिख सकते हैं इसको। स्थान कुंडलवन, कश्मीर। शासन काल जो है कनिष्क और कुषाण। ठीक ना, कुषाण वंश का था, जो कि शासन काल कनिष्क था। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ठीक ना, याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इसमें जो है ना बौद्ध धर्म जो है ना 2 संघ में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक ना, इसमें विभाजन हो गया था। हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। याद रखिएगा। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। और शासनकाल कनिष्क का शासन था। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। कहाँ हुआ था स्थान? कुंडलवन, कश्मीर, चौथा। चलिए आगे बढ़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सिर्फ फैक्ट है। उसके बाद है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। ठीक ना, याद रखिएगा। जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। जो भगवान शिव है उसके 18 अवतारों में से एक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु व वसव थे। ये ज़्यादातर याद रखिएगा साउथ एरिया में, हमारा जो दक्षिण भारत है ये संप्रदाय उधर है, लिंगायत संप्रदाय। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र थे। और इसमें जो है ना पारसी में नया वर्ष को नवरोज कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। लिंगा संप्रदाय साउथ के तरफ मिलेगा आपको।
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक ना। बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख प्राप्त मिलता है, जानकारी मिलता है 16 महाजनपद का, ठीक है, याद रखिएगा। और 16 महाजनपद में वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्र थे। जो टोटल 16 महाजनपद था उसमें वज्जी जो था वो गणतंत्र था और मल्ल ये भी गणतंत्र था, लेकिन जो उधर बचा टोटल आपका 16 में से 2 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 14 जो था इस पर राजा का शासन था। 14 महाजनपद पर राजा का शासन था, 2 पर जो है स्वतंत्र था। महाजनपद काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण, हम आपको वहाँ बताए थे हड़प्पा सभ्यता जो था वो प्रथम नगरीकरण था और ये आपका महाजनपद जो है इसको द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। जो हर्यक वंश है उसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। और इसमें देखो इसका अन्य नाम जो है बिंबिसार का अन्य नाम श्रोणिक था और इसी में जो है ना अजात शत्रु यानी कि हर्यक वंश को ही जो है ना पितृहंता वंश भी कहा जाता था। यानी कि आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं दोस्तों कि अपने पिता की हत्या करके यहाँ पर जो है ना राजा की गद्दी पाने के लिए, इसीलिए इसको जो है ना पितृहंता वंश भी कहा जाता था, ठीक ना, पितृहंता वंश कहा गया। हम यहाँ पर लिख दिए। मगध जो है यहाँ पर देख सकते हैं सोन नदी पर था, स्थित था। और शासन देखिए मगध पर कौन कौन शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक ना। इतने जो है ना शासक ने मगध पर शासन किया था। उसके बाद है मौर्यकालीन स्रोतों से ब्राह्मण साहित्य में पुराण कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक प्रमुख है। यानी कि मौर्यकालीन स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य में पुराण, ठीक ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। उसके बाद विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक, ये सब नाटक जो है ना प्रमुख था उस समय में, ठीक है। चलिए राजत रंगनी भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक ना। राजत रंगनी जो है ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता कल्हण। और याद रखिएगा एक बात और आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें जो है कश्मीर का इतिहास इसी में है, कश्मीर के बारे में, ठीक ना। और राजत रंगनी जो है ये कल्हण के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आपका इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। जो इंडिका है इस पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के ने जो है ना चाणक्य की सहायता से, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका सीरियल भी चलता है, जैसे झांसी की रानी का सीरियल है उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल आप देख सकते हैं। तो अंतिम नंद शासक, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि आप ये बात याद रखिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराया था, घनानंद को। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। काफी इंपोर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, ठीक है। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक। और कलिंग युद्ध में, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। तथा उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। और इसमें जो है यही अभिलेख में बताया गया है नरसंहार के बारे में अशोक के द्वारा। और इसी कलिंग युद्ध से अशोक जो है ना युद्ध करने के लिए पीछे हट जाते हैं। वो जो आप पढ़े भी होंगे पद्मा वाला कहानी, तो उस जगह से उन्होंने जो है अंत में क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म। और वो कहते हैं कि अहिंसा के पथ पर हमको चलना है, ठीक ना। वहीं से उसका जो है ना चेंजिंग हो जाता है अशोक का। नहीं तो काफ़ी जो है युद्ध में काफ़ी जो है धराशायी हुए हैं, बहुत सारा हानि हुए हैं।
अशोक के अभिलेख में सर्वप्रथम 1750 में टी पैंथलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी। अब देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये पहले जो है ना ये समझना चाहिए कि जो अशोक का अभिलेख था उसको सबसे पहले खोजा किसने था। पढ़ा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है खोजा, तो याद रखिएगा टी पैंथलर। और अगर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेगा कि मेरठ स्तंभ अभिलेख की खोज की, ठीक, परंतु जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा लेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक ना, खोजा पैंथलर और पढ़ा 1837 में कौन, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को। अशोक के स्तंभ लेख में है लोरिया बंदरगाह, यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। लोरिया बंदरगाह जो है याद रखिएगा बिहार के चंपारण जिला में है और इस पर जो है मोर का चित्र अंकित है। रामपुरवा यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है। दिल्ली टोपरा यह सर्वाधिक जो है ना प्रसिद्ध लेख है। जो दिल्ली टोपरा है ये सर्वाधिक लेख है और यह मूलतः अंबाला हरियाणा में था, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में करवा दिया था। पहले कहाँ था, अंबाला जो कि हरियाणा में पड़ता है। पानीपत आपका हरियाणा में है, सोनीपत आपका हरियाणा में है, ठीक ना। पर इस अशोक के 7 अभिलेखों में उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्थलों पर केवल 6 अभिलेख ही मिलते हैं। उसके बाद है आपका समाहर्ता। राजस्व विभाग का प्रधान को जो है समाहर्ता कहा जाता था। जो राजस्व विभाग होता था, वित्त मंत्री, उसी को कहा जाता था, जो क्या करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। सन्निधात्री राज्य के कोषालय का प्रमुख अधिकारी होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व टकसाल की अध्यक्ष यह सिक्के जारी करता था और अधिकारी मुद्रा की परीक्षण करता था, यानी कि जांच करता था सही है कि नहीं है, इसकी जांच करता था वो, ठीक है। उसके बाद है सातवाहन अभिलेख के आधार पर सिमुख को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि सीधा आप याद रख सकते हैं सिमुख को जो है ना सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान को जो है ना राजधानी बनाया था, ठीक ना, अपनी राजधानी। सातवाहन वंश की जो संस्थापक थे वो सिमुख थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान को। उसके बाद है सातवाहन काल में शासन का मातृसात्मक जो है ना ढांचा रूप तैयार किया गया था, जैसे गौतम, यानी कि सातवाहन वंश में क्या था, सबसे पहले नाम के आगे माता का नाम को लगाया जाता था। कुजल कार्ड फिनिश ने कुषाण वंश की स्थापना की और इसी समय सोने का सिक्का जारी किया गया। सोने का सिक्का किसने जारी किया, कुषाण वंश ने, और इसकी स्थापना किसने की थी, कुजल कटफिसस ने किया था, ठीक ना। सोने का सिक्का याद रखिएगा ये कुषाण वंश ने जारी किया। उसके बाद है कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाई थी और मथुरा इसके राज्य की दूसरी राजधानी थी। जो कनिष्क था वो जो अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया और मथुरा जो है ये कहाँ है, यूपी में पड़ता है, इसको दूसरी राजधानी बनाया। गंधार कला शैली इंडो ग्रीक यूनानी बौद्ध कला कहा जाता है। इसका विकास कुषाण काल में हुआ था। जो गंधार कला था, मंदिर का निर्माण हो गया, ये सब जो कला था ये इंडो ग्रीक यूनानी बौद्ध कला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जो गुप्त साम्राज्य था वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यानी कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के काल में जो है ना मंदिर निर्माण सब वगैरह बहुत सारे जो एक तरह से कह सकते हैं स्थापत्य कला का निर्माण हुआ गुप्त काल में, यानी कि गुप्त साम्राज्य में। उसके बाद है जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, ठीक ना। जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जो है ना पुनर्निर्माण करवाया था दोबारा। उसके बाद है सती होने का सर्वप्रथम उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। और याद रखिएगा जो पहले क्या होता था, जो महिलाएं जो होता था
वो सती होने का प्रमाण था उसका। ये जानकारी आपको मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ठीक है। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। कवि कालिदास ने 7 ग्रंथ की रचना की। कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, मेघदूत, विक्रमशिव, मालविकाग्नि और अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास के 7 गो कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, मेघदूतम और मालविकाग्नि, अभिज्ञान शकुंतलम। और याद रखिएगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद है मृच्छकटिकम नाटक शूद्रक ने लिखा था, जिसमें 10 अंक हैं टोटल। मृच्छकटिका नाटक शूद्रक ने लिखा, जिसमें कुल 10 अंक हैं। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने किया। यानी कि मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने किया। पंचसिद्ध का वृष संहिता, लघु जातक आदि वराहमिहिर की रचना है। इसकी रचना है वराहमिहिर की रचना। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित थी। इसमें विशाल शिखर सभा मंडपों का प्रयोग होता था और मंदिर का स्टैक का आकार होता था और मंदिर के बीच में गर्भगृह होता था। नागर शैली उत्तरी भारत में। याद रखिएगा जो नागर शैली का मंदिर निर्माण है ये उत्तरी भारत में है और द्रविड़ शैली जो है यह दक्षिणी भारत में प्रचलित है। इस शैली में मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को जो है ना गोपुरम कहा जाता था, जहाँ से प्रवेश करता था दक्षिणी भारत में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो कि सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है और वहीं पे जो है उसको संभाजी नगर कहा जाता है। और अजंता की गुफा का जो है निर्माण 1983 में हुआ था। अजंता की गुफाएं, यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। गुप्तकालीन गुफा की संख्या 16 बचा है। गुफा की संख्या 16 में मरणासन अवस्था राजकुमारी का चित्र सबसे प्रसिद्ध है, ठीक ना, याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका एरोल अभिलेख की रचना जो है ना जैन दरबारी कवि जो यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, पुलकेशिन दूत ने किया था, ठीक ना, और जैन दरबारी रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। एरोल जो है अभिलेख की रचना पुलकेशिन दूत ने के जैन दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए रवि कीर्ति द्वारा किया गया था। ये जो है आपका भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण फैक्ट था, जो कि टोटल सिलेक्टेड है, पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आगे का जो है हम अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।